तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सबसे पहला चैप्टर कोल्ड वॉर एरा। देखिए, कोल्ड वॉर एरा का जो ओवरव्यू है मैं आपको बता दूँ कि ओवरव्यू में बेसिकली वो कह क्या रहा है कि देखिए, दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप टू द एंटायर बुक। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज़ यूजुअली सीन एज अ बिगिनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी एरा। तो देखिए, मैं नॉर्मल आपको मैं ये समझ के चल रही हूँ कि नॉर्मल इंग्लिश तो आ ही रही है, लेकिन जहाँ कहीं भी अगर हार्ड वर्ड्स मुझे लगते हैं तो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, कंटेम्प्रेरी एरा का मतलब होता है कि कंटेम्प्रेरी मीन्स टुडे, मतलब आज का समय, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एरा मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म होता है, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज़ यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी एरा। अगर वो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें देखा जा रहा है कि जो आज का दौर है, जो कंटेम्प्रेरी एरा है, उसकी शुरुआत होती है जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है। और कोल्ड वॉर कैसे ख़त्म होता है अगर आप लोग ये जानते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस चैप्टर में तो आप जान ही जाएंगे। तो इट वॉज देयरफॉर एप्रोप्रिएट दैट वी बिगिन द स्टोरी विद द डिस्कशन ऑफ द कोल्ड वॉर। तो इसमें हम बेसिकली कोल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ, फिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए, एक्चुअल में कोल्ड वॉर क्या होता है, फिर कैसे कैसे उनका डाउनफॉल होने लगा जो यूएसएसआर थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द चैप्टर शोज हाउ द डोमिनेंस ऑफ द टू सुपर पावर्स, यहाँ पे दो सुपर पावर यूएस एंड यूएसएसआर हैं, यू माइट बी नोइंग। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन वॉज सेंट्रल टू द कोल्ड वॉर। देखिए, कोल्ड वॉर बेसिकली पूरा वॉर जो है वो इन्हीं दोनों, ये जो दो सुपर पावर है, उनकी राइवलरी पे डिपेंड करती है। मतलब इन्हीं के बीच में मेन वॉर होता है, जिसमें कि एक ऐसा समय आता है कि जो पूरी दुनिया होती है वो दो पार्ट में बट जाती है। और कुछ उसी समय जो कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ होती हैं, जो एशियन कंट्रीज़ होती हैं, जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी से आज़ाद हुई होती हैं, तो जिसकी वजह से वो अब दोबारा किसी कैंप को, मतलब जो अपने ये अलाइंस बनाए रहते हैं, जो अमेरिका और यूएसएसआर अलाइंस बनाता है, वो उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, जस्ट अभी हम आज़ाद होते हैं, और अगर हम फिर किसी कैंप को ज्वाइन कर लें, चाहे हम यूएसएसआर की अलाइंस को ज्वाइन करें, चाहे यूएस के अलाइंस को ज्वाइन करें, तो हम फिर उसी के कब्ज़े में आ जाएंगे। तो डेफिनेटली वो ये चाहते हैं कि मतलब हम अलग बनेंगे, हम ना इसको ज्वाइन करेंगे ना उसको ज्वाइन करेंगे, जिसको वो नैम बनाते हैं एक कॉन्फ्रेंस में, जिसको नैम नैम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है। तो नैम मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब वो किसी भी ईदर ऑफ ब्लॉक्स को, यानी यूएसएसआर की अलाइंस दैट इज़ वार्सो पैक्ट एंड यूएस के अलाइंस नेटो को वो फॉर्म ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक। तो आगे यहाँ पर मैं बढ़ती हूँ, लेकिन जहाँ कहीं भी अगर हार्ड वर्ड्स मुझे लगते हैं तो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, कंटेम्प्रेरी एरा का मतलब होता है कि कंटेम्प्रेरी मीन्स टुडे, मतलब आज का समय, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एरा मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म होता है, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज़ यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी एरा। अगर वो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें देखा जा रहा है कि जो आज का दौर है, जो कंटेम्प्रेरी एरा है, उसकी शुरुआत होती है जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है। और कोल्ड वॉर कैसे ख़त्म होता है अगर आप लोग ये जानते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस चैप्टर में तो आप जान ही जाएंगे। तो इट वॉज देयरफॉर एप्रोप्रिएट दैट वी बिगिन द स्टोरी विद द डिस्कशन ऑफ द कोल्ड वॉर। तो इसमें हम बेसिकली कोल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ, फिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए, एक्चुअल में कोल्ड वॉर क्या होता है, फिर कैसे कैसे उनका डाउनफॉल होने लगा जो यूएसएसआर थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द चैप्टर शोज हाउ द डोमिनेंस ऑफ द टू सुपर पावर्स, यहाँ पे दो सुपर पावर यूएस एंड यूएसएसआर हैं, यू माइट बी नोइंग। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन वॉज सेंट्रल टू द कोल्ड वॉर। देखिए, कोल्ड वॉर बेसिकली पूरा वॉर जो है वो इन्हीं दोनों, ये जो दो सुपर पावर है, उनकी राइवलरी पे डिपेंड करती है। मतलब इन्हीं के बीच में मेन वॉर होता है, जिसमें कि एक ऐसा समय आता है कि जो पूरी दुनिया होती है वो दो पार्ट में बट जाती है। और कुछ उसी समय जो कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ होती हैं, जो एशियन कंट्रीज़ होती हैं, जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी से आज़ाद हुई होती हैं, तो जिसकी वजह से वो अब दोबारा किसी कैंप को, मतलब जो अपने ये अलाइंस बनाए रहते हैं, जो अमेरिका और यूएसएसआर अलाइंस बनाता है, वो उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, जस्ट अभी हम आज़ाद होते हैं, और अगर हम फिर किसी कैंप को ज्वाइन कर लें, चाहे हम यूएसएसआर की अलाइंस को ज्वाइन करें, चाहे यूएस के अलाइंस को ज्वाइन करें, तो हम फिर उसी के कब्ज़े में आ जाएंगे। तो डेफिनेटली वो ये चाहते हैं कि मतलब हम अलग बनेंगे, हम ना इसको ज्वाइन करेंगे ना उसको ज्वाइन करेंगे, जिसको वो नैम बनाते हैं एक कॉन्फ्रेंस में, जिसको नैम नैम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है। तो नैम मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब वो किसी भी
ईदर ऑफ ब्लॉक्स को, यानी यूएसएसआर की अलायंस दैट इज़ वार्सो पैक्ट एंड यूएस के अलायंस नेटो को वो फॉर्म ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक, तो आगे यहाँ पर मैं बढ़ती हूँ। सो डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ द वर्ड यूएसएसआर बिकॉज उसके बाद ही रशिया बना है। ठीक, तो ये जो है वो मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि जिससे आपको थोड़ी आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। देखिए, मैं आपको ओवरव्यू क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का दे दूं तो यही बोलेंगे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था वो एक हॉट पॉइंट था, और हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट था जिसके वजह से यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर की टेंशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में सबसे पहले जो क्यूबा वर्ड है, जो क्यूबा है वो एक आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड नेशन है, जो कि आप मैप में देखेंगे तो वो जस्ट बिलो द अमेरिका ही है। मतलब क्यूबा जो है वो एक आइलैंड है जो कि अमेरिका के ठीक नीचे है। और क्यूबा, यहाँ पे एक वर्ड दिया है, क्यूबा वॉज एन एली ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव बोथ द डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। तो यहाँ पे क्या है कि क्यूबा जो है वो एली है। एली का क्या मतलब होता है ना, कि देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो उस समय जो वर्ल्ड जो है, मतलब ये जो यूएस और यूएसएसआर है, वो अपने अलायंस या ग्रुप फॉर्म करने लगे थे। तो इसी वजह से जो यूएसएसआर था उसका जो एली था, मतलब जो उसका एक ग्रुप बनाया था उसने, वार्सो पैक्ट, तो उसमें क्यूबा एक आइलैंड जो था वो भी शामिल था। अब ये लोग छोटे छोटे कंट्रीज़ को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते थे कि मतलब इनको हर तरीके से, मतलब ये लोग जब हमारी कोई लड़ाई हो यूएसएसआर और यूएस के बीच में, तो जो हमारे दोनों साइड के ये सब मतलब मदद करेंगे लड़ाई में, ये सारी चीज़ों की वजह से। और भी कई रीज़न है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ऐसे बता रही हूँ कि ये सब रीज़न था जिसके वजह से ये मतलब सपोर्ट लेते थे। तो क्यूबा भी उसका एली था। एली मतलब उसका साथी था, मतलब उसमें। और इसको डिप्लोमेटिक, मतलब अगर इसके कोई भी पॉलिटिकल, इसके अपने खुद के, मतलब जो क्यूबा के कोई भी पॉलिटिकल टेंशन हो किसी और कंट्री से, किसी नेबरिंग कंट्री से, या अगर कोई भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एड उसको चाहिए होती होगी, मतलब अगर उसको लोन चाहिए, कोई भी किसी भी सेंस में कोई फाइनेंशियल एड है, तो वो उसको प्रोवाइड करता था। और इसी वजह से जो एली वगैरह थे, ये लोग मतलब यही झांसा देकर कि ग्रुप बनाते थे कि तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, और अगर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें कोई भी पॉलिटिकल हेल्प चाहिए, इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, हम तुम्हें हर तरह से हेल्प करेंगे, बट तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। In April 1961, the leader of the Union of Soviet Socialist Republic (USSR) were worried that the United States of America would invade the communist-ruled Cuba and overthrow the Fidel Castro, the president of a small island nation off the coast of United States. अब यहाँ पे बोल रहा है कि अप्रैल 1961 की बात है कि जब क्यूबा में, जो क्यूबा है, जो यूएसएसआर के लीडर है ना, वो एक्चुअली इस बात का उनको डर था कि अमेरिका जो है ना, वो किसी भी टाइम पे क्यूबा पे हमला कर सकता है, और वहाँ का जो प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो है, कहाँ का प्रेसिडेंट, क्यूबा का जो प्रेसिडेंट है फिडेल कास्ट्रो, उसको हटा देंगे, मतलब उसको ओवरथ्रो कर देंगे और अपना वहाँ पे कब्जा जमा लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो निकिता क्रूशेव, देखिए आप ये 1 पॉइंट मार्कर में आप इसको रख लीजिए कि जो निकिता क्रूशेव हैं वो यूएसएसआर की उस समय लीडर थी। तो उनको भी डर था इस बात का, और इसी डर को ओवरकम करने के लिए शी थॉट कि हमें क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बना लेना चाहिए, जिसकी वजह से कि ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। तो मिलिट्री बेस, वो वहाँ पर मिलिट्री बेस नहीं, हाँ मिलिट्री बेस कह लीजिए, रशियन बेस कह लीजिए, दोनों एक ही बात होती है। तो वहाँ पे रशिया का या मिलिट्री का बेस बना लिया। अब होता क्या है कि इसी के तहत, मतलब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1962 में क्या होता है कि जो ये लोग होते हैं, मतलब जो क्यूबा में अपना न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस कर देते हैं, मतलब रख देते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मिसाइल रखी जाती है, द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द फायर फ्रॉम अ क्लोज रेंज एंड नियरली डबल द नंबर ऑफ बेस और सिटीज़ इन द अमेरिकन मेनलैंड which could be threatened by USSR। अब देखो क्या होता है कि मिलिट्री बेस जब बना लेते हैं तो ये फर्स्ट टाइम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्यूबा इज़ जस्ट बिलो द अमेरिका, अमेरिका के ठीक नीचे, ये मैप में हम देखेंगे तो वो क्या होता है कि ये पहली बार, मतलब ये मिलिट्री, ये न्यूक्लियर अपना वेपन्स लगा कर एकदम सामने से एकदम तैनात रहते हैं कि अगर कुछ भी होगा तो हम न्यूक्लियर से एकदम हमला कर देंगे। बट इसके बारे में एक्चुअली, इसके बारे में जो अमेरिका होता है उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। लेकिन जब पता चलता है 3 हफ्ते बाद, सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा में रखा है, क्यूबा में प्लेस कर दिया है, द अमेरिकन्स बिकम अवेयर ऑफ इट आफ्टर द 3 वीक्स। अब वहाँ का जो यूएस का प्रेसिडेंट था उस समय, दैट इज़ जॉन एफ कैनेडी, ये भी याद
बात आपको याद रखना होगा, जो भी नेम्स वगैरह हैं आप उसको याद रखेंगे, क्योंकि इस बार के पेपर में और क्योंकि एमसीक्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो यूएस के उस समय के दौरान जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने उनके जो एडवाइज़र थे, और वो खुद भी इस बात से बहुत ही रिलक्टेंट थे, मतलब उनको बहुत ही डिटरमाइंड थे कि कैसे भी करके ये न्यूक्लियर मिसाइल तो अपने सामने से हटवानी है, ठीक है, क्योंकि उनको एक्चुअली पता नहीं था। और कि एनीथिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स वर रिलेक्टेंट टू डू द एनीथिंग दैट माइट लीड टू द फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज, बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट क्रूशेव टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम द क्यूबा। मतलब वो ये चाहते थे और वो डिटरमाइंड थे कि कैसे ना कैसे करके ये जो क्यूबा ने हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर वेपन्स इतने सामने से रखे हैं उसको वो तुरंत का तुरंत हटाए। और ऐसा करने के लिए क्या होता है कि जो जॉन एफ कैनेडी होते हैं वो अमेरिकन वॉरशिप मतलब जो अमेरिका के जो लड़ाकू जहाज़ होते हैं वो वॉरशिप कहलाते हैं। तो अमेरिका के जो वॉरशिप हैं वो इसमें उनको ऑर्डर दिया जाता है कि कोई भी सोवियत शिप को, मतलब जो यूएसएसआर का कोई भी शिप अगर क्यूबा जा रहा है तो उसको वहाँ पे रोको। और रोकने का उनका ये मतलब नहीं था कि मतलब वो मारपीट करना चाह रहे हैं, वो रोक कर एक सीरियसनेस पैदा कर रहे थे कि देखो अगर तुम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन नहीं हटाओगे हमारे यहाँ से सामने से, मतलब वो एक थ्रेटेंड कर रहे थे यूएसएसआर को कि देखो तुम अगर इसको हटा लोगे तो इट ओके, इफ़ यू विल नॉट गोइंग टू रिमूव इट तो डेफिनेटली ये एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा दोनों साइड के लिए। तो ये जो क्लैश था दोनों में ना, वही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस निकल कर आता है, ठीक है।